जो आज हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, क्या आप जानते हैं इसकी नींव 2300 साल पहले रखी गई थी? जो मॉडर्न डॉक्टर्स आज ओथ लेते हैं, ये ओथ 2400 साल पहले लिखी गई थी। और क्या आपने कभी सोचा कि जिस इंसान ने कहा कि अर्थ गोल है, उसके फॉलोअर्स को बीन खाना मना था? आज हम मिलने जा रहे हैं उन ग्रीक साइंटिस्ट से जिन्होंने न सिर्फ साइंस की नींव रखी बल्कि आज की दुनिया को शेप किया। पाइथागोरस, प्लेटो, अरिस्टोटल के ऐसे राज जानिए जो आपको दुनिया देखने का नजरिया ही बदल देंगे। जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है वापस से मेरे YouTube चैनल में Q&M रिसर्चर ऑन एक्सप्लोरेशन। ये हमारी सीरीज़ का सेकंड एपिसोड है, क्रोनोलॉजिकल साइंस एक्सप्लोरेशन। जैसा कि हमने अपने पहले एपिसोड में देखा इस सीरीज़ के कि किस तरह से साइंस की शुरुआत होती है, किस तरह से लोगों ने गिनती की शुरुआत करी, कि कैसे वो सफ़र एस्ट्रोनॉमी के तक पहुंचा, सितारों के सफ़र तक पहुंचा। 35,000 BCE से लेकर के हमने कहीं ना कहीं 600 BCE तक का सफ़र देखा। तो आज हम 600 BCE के आगे से चलेंगे। आज हम ग्रीस के सफ़र पे निकलेंगे, वहाँ के फिलोसफर्स, वहाँ के साइंटिस्ट्स के बारे में जानेंगे और उनकी किस तरह से कंट्रीब्यूशन रही आज तक के लिए, उसको हम समझेंगे। तो ये सफ़र हमारे दिमाग को और ज़्यादा झंझोर देगा, हमें और ज़्यादा जानने की, हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने में मदद करेगा, हमको इंस्पायर करेगा। किस तरह से फाउंडेशन जो रखा गया था उतने साल पहले, उसमें से बहुत सारी बातें सही थी और कुछ चीज़ें जो कि उस टाइम बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो फाउंडेशन स्टोन ज़रूर था। तो हमारी शुरुआत होती है आज थेल्स ऑफ मिलेटस से, जो इनको हम फर्स्ट फिलोसफर, फर्स्ट साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं और वो वेस्टर्न फिलोसफी के पिता कहलाते हैं। उनको फादर वेस्टर्न फिलोसफी कहा जाता है। और ये टाइम है तो 624 BCE से लेके 546 BCE उनका लाइफ स्पैन का टाइम है। उनका मानना था कि दुनिया को समझने के लिए ज़रूरी नहीं है सुपर नेचुरल चीज़ों से ही समझा जाए। जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको नेचुरल फिनोमेना से हम इन्फर कर सकते हैं। तो ये उनका एक रिवॉल्यूशनरी थॉट था जो उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आधुनिक कहा जा सकता है। उनके एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शन से पता चलता है, उन्होंने 585 BCE में एक सोलर एक्लिप्स की प्रेडिक्शन की थी और ये प्रेडिक्शन एकदम सही साबित हुई। इवन इस प्रेडिक्शन का जिक्र स्टीफन हॉकिंस अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में भी लिखते हैं और कहते हैं कि इस चीज़ ने ये चीज़ बताई कि जो यूनिवर्स है वो केओटिक नहीं है, वो एक रूल्स के हिसाब से चलता है और हम उनको इन्फर कर सकते हैं। और मैथ्स में भी उनका खास योगदान रहा है। एक तो इवन हम अब तक मानते हैं, अपनी बुक्स में 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ते आते हैं कि अगर दो साइड्स इक्वल हो एक ट्रायंगल के, तो बेस एंगल जो होता है वो भी इक्वल होता है। तो ये जो था ये उस टाइम के ज़माने में थेनस ने बता दिया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी प्रूव किया था कि डायमीटर खींचा जाए तो फिर वो सर्कल इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। उस टाइम पे पिरामिड्स की हाइट को भी उसने मेज़र कर लिया था। कैसे? उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब शेडो पड़ती है इंसान के ऊपर, तो इंसान की जो एक्चुअल हाइट होती है उसकी शेडो की हाइट जो होती है वो इक्वल होती है। तो उसने सेम कॉन्सेप्ट पिरामिड्स पे अप्लाई किया और पिरामिड्स की हाइट को सेम कॉन्सेप्ट से उसने मेज़र किया था। कहते हैं ना कि हर कोई पूरा सही और पूरा गलत नहीं होता, तो इसी तरह से थेल्स भी ऐसे ही थे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो वाटर है वो हर चीज़ का बेस है। हालांकि हम जानते हैं कि जो वाटर है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, बट हर चीज़ का बेस हम वाटर नहीं मान सकते। ठीक है, लेकिन लाइफ वाटर से ईजाद हुई। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि जो थेल्स की बातें थी वो काफ़ी हद तक सही थी और उन्होंने साइंटिफिक एक तरह की ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक थ्योरीज़ का जन्म किया था। तो उनको इसीलिए हम लोग अपना फर्स्ट साइंटिस्ट मान सकते हैं, कह सकते हैं कि रिकॉर्डेड साइंटिस्ट। तो थेल्स के बाद ये कहानी आती है पाइथागोरस पे, जो कि हमने पिछले एपिसोड में जाना, क्योंकि पाइथागोरस का जो टाइम पीरियड था जस्ट आफ्टर द थेल्स था 570 BCE से लेके 495 BCE तक। पाइथागोरस ने जो बताया, हमने पिछले एपिसोड में आपसे जिक्र किया है, कैसे उसने म्यूजिक ऑफ स्फीयर्स का जिक्र किया था, किस तरह से पाइथागोरस थ्योरम दी थी। पाइथागोरस के बारे में एक बात जो हमने पिछले एपिसोड में नहीं की थी वो उनकी स्कूल्स के बारे में थी। तो पाइथागोरस ने अपने स्कूल्स की, अपने एक तरह की इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की,
जहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग आते थे जो कि अलग अलग इंटरेस्ट रखते थे, मैथमेटिशियन, फिलॉसफी, मिस्टिसिज्म, ऑल दोज पीपल को मिक्स किया जाता था। उनके विचारों को, उनके आइडियाज़ को इंटरमिंगल होने के लिए छोड़ा जाता था, सो दैट एक तरह का इंटरडिसिप्लिनरी नेचर जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ से शुरू होता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, पहले मान्यताएं थीं, अभी मान्यताएं हैं अलग अलग। तो पहले एक ऐसी मान्यता थी जो कि अभी आपको बहुत वियर्ड लग सकती है, बट द थिंग इज़ कि उनके स्कूल में भी बीन्स खाने को अलाउ नहीं किया जाता। रीज़न कहते थे इसमें आत्मा होती है। पाइथागोरस ने एक बात बोली थी ना, हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हर चीज़ नंबर से एक्सप्रेस हो सकती है, यूनिवर्स की हर चीज़ नंबर से एक्सप्रेस हो सकती है। लेकिन उन्होंने अंडर रूट 2 को डिफाइन कर दिया, बोला कि रैशनल नंबर है। अब ये जो इरेशनल नंबर की बात कह दी अंडर रूट 2, ये उनके लिए ही गले की हड्डी बन गई, क्योंकि एक तरह का उनके ही जो सिद्धांत थे, उनके ही फिलॉसफी के अगेंस्ट थी ये कि हर चीज़ एक नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट हो सकती है। तो वही है कि एक तरह का पैराडॉक्स बन जाता है ऐसे ही, मतलब लाइक, बट स्टिल उन्होंने इस बात को छुपाया नहीं, इस बात को बताया। तो कहीं ना कहीं जो साइंस में हम कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि अपना रिज़ल्ट प्रूव करने के लिए हम उस चीज़ को छुपा लें जो कि शायद हमारे रिज़ल्ट को गलत साबित कर दे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उसका कुछ अलग एक्सप्लेनेशन हो। तो दिस इज़ समथिंग दैट ही ऑल्सो फेस्ड। नेक्स्ट बंदा आता है, वो है हिप्पोक्रेट्स। इनका नाम हमने सुना है जो लोग खासकर साइंस में, बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं। मेडिसिन में इनका काफ़ी रोल रहा। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो एग्जैक्टली 460 से 370 BCE तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, तो ये जस्ट आफ्टर पाइथागोरस हम इनको मान सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये कि जो आज डॉक्टर ओथ लेते हैं कि हम अपने पेशेंट्स का भला करेंगे, वो कहीं ना कहीं हिपोक्रेटिक ही ओथ है, क्योंकि ये उसी ज़माने से स्टार्ट हुई और उनकी ओथ थी जो कि आज तक चलती आ रही है। और हिपोक्रेट्स की एक थ्योरी बहुत फेमस है कि उन्होंने कहा कि हर चीज़ 4 ह्यूमर से बनी है। जो ये 4 ह्यूमर्स बताए थे, इन्होंने बोला कि वो है एक आपका ब्लड, जाहिर सी बात है। उन्हें बोला फ्लेम, PHLEGM, फ्लेम, एंड देन येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। और उन्होंने जो बीमारियों को क्या कहते हैं डिस्क्राइब किया था, उन्होंने कहा अगर इन ह्यूमर्स का, इनके आपस में एक बैलेंस मेंटेन रहता है, अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से बीमारियां होती हैं। हालांकि ये थ्योरीज गलत थी, लेकिन इन्होंने एक तरह का सिस्टमेटिक डायग्नोसिस का नींव ज़रूर रख दिया था। जो पेशेंट्स आते थे उनका ऑब्जर्वेशन लेना, नोट करना कंडीशन को, और देन उसका डायग्नोसिस बनाना, इसकी शुरुआत की। एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन की शुरुआत तभी से हो गई। और जो उनकी राइटिंग का कलेक्शन है ना, हिपोक्रेटिक कॉर्पस, वो आज भी मेडिकल साइंस में एंशियंट मेडिसिन का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। ये जो आजकल रूल्स हैं कि हम अपने पेशेंट की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते या कुछ मेडिकल एथिक्स होते हैं, तो इसको इंट्रोड्यूस भी हिपोक्रेट्स ने किया उस ज़माने में, और ये आज भी एथिकल स्टैंडर्ड्स के फाउंडेशन हैं। हिपोक्रेट्स के बाद जो इंसान आते हैं उनका नाम है प्लेटो। प्लेटो का जो टाइम पीरियड है वो है लगभग 427 BC से लेकर के 348 या 47 BC तक। ठीक है, अब प्लेटो जो हैं उनकी लाइफ के बारे में सोक्रेट्स जो थे, सोक्रेट्स के शिष्य थे। ठीक है, और लेकिन एरिस्टोटल जो थे, एरिस्टोटल के गुरु थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा ऑर्डर है, सोक्रेट्स हैं, प्लेटो है, एंड देन एरिस्टोटल है। प्लेटो ने 387 BCE में एथेंस में द एकेडमी की स्थापना की। द एकेडमी एक इंस्टीट्यूशन था जो कि हायर लर्निंग के लिए था। तो कहीं ना कहीं हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन की शुरुआत यहाँ पे होती है। इस इंस्टीट्यूशन के गेट पे लिखा हुआ था, लेट नो वन इग्नोरेंट ऑफ ज्योमेट्री एंटर हेयर। प्लेटो का मानना था कि हर एक चीज़ का, फिजिकल ऑब्जेक्ट का एक आइडियल परफेक्ट वर्जन एग्जिस्ट करता है जो कि सिर्फ आइडियाज़ की दुनिया में है। ये थ्योरीज मैथमेटिक्स और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को एनकरेज करती हैं। प्लेटो ने टीमियस में
यूनिवर्स को एक मैथमेटिकल मॉडल का आइडिया दिया। उन्होंने एस्ट्रोनॉमर्स को कहा कि वो जो प्लैनेट है उनके मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करें यूजिंग परफेक्ट सर्कुलर मोशंस के थ्रू। तो उन्होंने कहा कि हर चीज़ मैथ से आपका एक तरह से ड्राइव होता है, तो आप इसको प्रूव करके दिखाइए। ये बात उन्होंने बोली। प्लेटो ने लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स पर जोर दिया, जो आगे चलकर साइंटिफिक मेथड्स का हिस्सा बनी। आज भी हमारे एग्जाम्स में लॉजिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग आती है। प्लेटो के बाद हमारा जो बंदा आता है वो है एरिस्टोटल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसान, जिसको हम कहते हैं मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड। बंदे के ने हर एक फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे फिलॉसफी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। तो हम शुरू करते हैं बायोलॉजिकल स्टडीज़ से। एरिस्टोटल ने 500 स्पीसीज़ का ऑलमोस्ट स्टडी किया। उन्होंने एनिमल को दो तरह से डिवाइड कर दिया, एक ब्लड वाले, खून वाले, और एक ब्लड ना होने वाले, जिनका खून नहीं होता है। ठीक है, तो ये आज भी मॉडर्न सिस्टम में वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट ये सिस्टम का एक प्रिकर्सर है। हिस्टोरिया एनिमलियम नाम की बुक लिखी, जिसमें उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स का। चाहे वो फिर डॉल्फिन के एयर ब्रीदिंग लंग्स की बात करी हो, चाहे फिर ऑक्टोपस के कलर चेंजिंग एबिलिटीज़ की बात करी हो, या फिर उन्होंने जो माउथ पार्ट ऑफ सी अर्चिन की बात करी हो, ये सब उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा। एनिमल को ही नहीं, सिर्फ उन्होंने प्लांट्स के बारे में पढ़ा। प्लांट्स के बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है डी प्लांटिस, जिसमें उन्होंने प्लांट्स को हर्ब, शर्ब और ट्रीज़ में डिवाइड किया, और उन्होंने प्लांट्स में भी मेल एंड फीमेल को डिफ़ाइन किया कि ये रिप्रोडक्शन में डिफरेंट होते हैं और इनका डिफरेंट रोल्स हैं इन द प्लांट लाइफ साइकिल। ये बात भी उन्होंने करी। अब बायोलॉजी से आ जाते हैं हम फिज़िक्स पे। उन्होंने फिज़िक्स में, मेटाफिज़िक्स में 4 कॉजेस थ्योरी दी: मटेरियल, फॉर्मल, एफिशिएंट एंड फाइनल कॉज। और ग्रेविटी के बारे में भी उनका एक मानना था। उनका मानना था कि हर ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल प्लेस की तरफ मूव करता है। एरिस्टोटल ने ये फिर से प्रूव किया कि अर्थ गोल है, अर्थ इज़ राउंड। हालांकि ये बात हमारे पहले के साइंटिस्ट कौन बता चुका था? यस, पाइथागोरस ने बात की थी, शिप वाला एग्जाम्पल दिया था। इन्होंने थोड़ा और साइंटिफिक रीज़न दिया। इन्होंने देखा कि जब एक्लिप्स होता है तो शेडो ऑफ जो अर्थ बनती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा राउंड शेप बनती है, तो इट मीन्स कि अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, इट्स राउंड। काफ़ी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था ये। और उन्होंने जियोसेंट्रिक मॉडल दिया था कि गोल में घूमते हर चीज़, जो कि 2000 साल तक लोग मानते रहे, जब तक कि हमारा 1400-1500 AD नहीं आया, कोपरनिकस एंड केपलर वगैरह नहीं आया, तब तक तो ये बात एकदम मानते थे कि हाँ हर चीज़ गोल घूमती है। साइंस के अलावा उनको और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी रुचि थी। उन्होंने एथिक्स की बात करी। उन्होंने निकोमेच ने एथिक्स की बात करी, जिसमें उन्होंने वर्च्यू एथिक्स का कॉन्सेप्ट दिया। पॉलिटिक्स में उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के एनालिसिस किया। उसके बाद आते हैं एरिस्टोटल के शिष्य थे थियोपास्टस। उन्होंने फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है उनको। उन्होंने बॉटनी के में काफ़ी काम किया। तो कुल मिला के ये 3 जो 4 लोग हैं, ये लोग काफ़ी रिलेटेड हैं: सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड थियोपास्टस, एंड ऑल ऑफ देम वर फ्रॉम ग्रीस। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं ज्योमेट्री में किसी और बंदे ने भी क्या कोई खास काम किया था। यस, तो हमने फादर ऑफ ज्योमेट्री की तो बात ही नहीं करी, यूक्लिड। यस, जिसके पोस्टुलेट्स और थ्योरम्स हमें क्लास 9-10 में पढ़ाए जाते थे, वो भी इसी ज़माने के थे। यूक्लिड्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 300 BCE के थे। तो हम पहुँचते हैं यूक्लिड के पास, जिन्होंने ज्योमेट्री को एक सिस्टमेटिक साइंस बना दिया। एलिमेंट्स, 13 बुक्स का ये सेट 2000 साल तक मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड बना रहा। इसमें 468 प्रोपोजिशंस थी जो ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम कवर करते हैं। स्टीफन हॉकिंस ने इसको सेकंड बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ ऑल टाइम कहा है। जो एक्सियम्स पढ़ते हैं हम, जो एक्सियोमेटिक मेथड है, ये भी हमें
यूक्लिड ने दिए। यूक्लिड ने मैथमेटिक्स में एक्सियोमेटिक मेथड को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने 5 पोस्टुलेट दिए, 5 पोस्टुलेट्स दिए, जिनसे सारे ज्योमेट्रिक प्रूफ ड्राइव किए जा सकते हैं। इन फिजिक्स में भी इनका रोल रहा है। इनके जो एक्सियम्स थे, जो इनके यूक्लिडियन ज्योमेट्री थी, इसको न्यूटन ने अपने लॉज ऑफ मोशन को प्रूफ करने में बाद में यूज़ किया था। एक्सियम्स के अलावा नंबर थ्योरी में इनका योगदान रहा है। इन्होंने इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स का एग्जिस्टेंस को प्रूफ किया था। इन्होंने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र फाइंड करने का एल्गोरिदम दिया था, जो आज भी यूज़ होता है। इसके अलावा इनका ऑप्टिक्स में योगदान है। ऑप्टिक्स में इन्होंने कहा कि जो लाइट है वो इस तरह स्ट्रेट लाइन में जाती है, और ये स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और क्या आप जानते हैं कि जैसे हम इस टाइम पे शॉर्टकट ढूंढते हैं कोई भी चीज़ सीखने की, वैसे ही टॉलेमी 1 ने भी सोचा कि क्या मैं ज्योमेट्री को किसी शॉर्टकट तरीके से सीख सकता हूँ क्या। और जब ये बात उन्होंने जा कर के यूक्लिड से पूछी तो उनका जवाब जानते हैं क्या था? कहते हैं कि देयर इज़ नो रॉयल रोड टू ज्योमेट्री, देयर इज़ नो रॉयल रोड टू ज्योमेट्री। सो मेहनत करके विद ऑल द मेथड्स एंड प्रॉपर पाथवे से ही यू कैन लर्न ज्योमेट्री, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू दैट। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि किस तरह से ग्रीक साइंटिस्ट ने, फिलोसफर्स ने हमारे साइंटिफिक थॉट्स की और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की एक नींव रखी थी। थेल्स ने हमको सिखाया कि हर चीज़ का नेचुरल एक्सप्लेनेशन होता है। पाइथागोरस ने बताया कि हर चीज़ को नंबर सिस्टम से एक्सप्रेस किया जा सकता है। हिप्पोक्रेट्स ने हमको मेडिसिन के बारे में बताया। प्लेटो ने हमको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ पुश किया। एरिस्टोटल ने तो हर चीज़ में ही हाथ अपना लिया और ज्योमेट्री से लेकर के बायोलॉजी से लेकर के पॉलिटिक्स तक पहुंच गए। और उनके स्टूडेंट वो भी माशाल्लाह, उन्होंने भी अपना, थियोपास्टस ने बॉटनी की शुरुआत कर दी, बॉटनी में चीज़ों को क्लासिफाई किया। इसके बाद जो यूक्लिड आते हैं, उन्होंने भी ज्योमेट्री की बात करी, उन्होंने यूक्लिड थ्योरम की बात करी, उन्होंने एलिमेंट्स की बात करी। उनके जो 13 बुक्स हैं वो आज भी इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि एक तरह का मैथमेटिकल फाउंडेशन स्टोन रखा गया। इवन न्यूटन ने उनकी जो थ्योरी, उनका मैथमेटिक्स जिसको यूज़ करके अपने लॉज ऑफ मोशन ड्राइव किए। इन लोगों ने सिर्फ अपने टाइम में नहीं, आज तक साइंस को शेप किया है। न्यूटन से लेकर आइंस्टीन तक हर साइंटिस्ट ने अर्ली ग्रीक थिंकर को पढ़ा, समझा और तब उसके आगे काम किया। इवन आज की डिस्कवरीज में भी उनका काफ़ी योगदान है और उनका हम योगदान किसी भी तरह से कम नहीं आंक सकते। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये जो ग्रीक डिस्कवरीज थी, इनके बाद क्या हुआ, कैसे फर्दर डेवलपमेंट्स हुई, कैसे दुनिया के और एरियाज़ में ये थ्योरीज, ये डेवलपमेंट पहुंची और क्या क्या नई चीज़ें आई, और सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे जैसे अभी हम समझ रहे हैं एक टाइमलाइन के थ्रू, ताकि ओवरऑल हमको एक साइंस की क्लियर पिक्चर मिल सके। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं अपलोड करूं। और मैं ट्राई करूंगा कि मैं जल्दी अपनी सीरीज़ अपलोड करूं, हर दूसरे दिन, पहले अगले दिन ऐसे सीरीज़ अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद दोस्तों।